हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का साइंस क्लासेज क्विस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अध्याय 35 मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक रहेगा लिंग निर्धारण। कल हमने मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, जिसमें प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम और स्वतंत्र अपयूहन के नियम के बारे में अध्ययन कर लिया था। उसके बाद एक लिंग निर्धारण छोटा सा टॉपिक है, यह भी मेंडलिज्म पर ही बेस्ड है। मेंडल के इन प्रयोगों के आधार पर ही हम लिंग निर्धारण की व्याख्या कर सकते हैं कि मनुष्य में किस प्रकार से लिंग का निर्धारण, या किसी भी जीवधारी में, मनुष्य की ही बात नहीं है, किसी भी जीवधारी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। यानी जो उसकी संतान जन्म लेने वाली है वो नर संतति होगी या मादा संतति होगी, इस बात का निर्धारण कैसे होता है, इसकी व्याख्या भी हम मेंडल के संकरण प्रयोगों के आधार पर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम परिभाषा की बात कर लेते हैं कि लिंग निर्धारण की परिभाषा क्या होगी। क्लास 12th के स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को नहीं, अध्याय 35 के फर्स्ट से देखिए। यह वीडियो बनाने का पर्पज ही केवल आपकी हेल्प करना है, क्योंकि कई बच्चों की यूनिट 9 और यूनिट 10 जो है वो छूटी हुई है और वीडियो तो उनको बहुत सारे मिल जाते हैं देखने के लिए, लेकिन जो नोट्स की जो उनके समस्या आती है कि याद कैसे करना है, किस क्रम में करना है, तो उस समस्या को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स नोट्स भी साथ के साथ बनाएंगे और प्रारंभ से पूरे चैप्टर को स्टडी करेंगे तो उनको ज्यादा लाभ मिलने वाला है। एक बात का आप ध्यान रखें विशेष सॉरी, मैं जो इस YouTube पर जो क्लासेस ले रहा हूं, इन क्लासों में से आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, चाहे वो 1 नंबर का प्रश्न है, चाहे वो 4 नंबर का प्रश्न है। इन्हीं जितनी भी मैंने 9-10 क्लासें ली है, इन 9-10 क्लासों से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, यहीं से पुटअप होने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही आप इन वीडियोस को देखें। मैं केवल व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए ये वीडियोस नहीं बना रहा था, न बना रहा हूं, क्योंकि अगर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बनाने होते तो बायोलॉजी के अंदर बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 5 मिनट की वीडियो बनाकर भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ाए जा सकते हैं। इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य केवल 12th क्लास के स्टूडेंट्स की हेल्प करना है। चलिए अब वापस टॉपिक पर आते हैं। लिंग निर्धारण की हम बात कर रहे थे। देखिए, परिभाषा की बात करें तो सीधी सीधी परिभाषा बन जाती है कि लैंगिक जनन के दौरान, जब कोई भी सजीव लैंगिक जनन करता है, अभी सिर्फ मनुष्य की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी सजीव, कोई भी जीवधारी जब लैंगिक जनन करता है तो लैंगिक जनन के दौरान लिंग गुणसूत्रों के द्वारा नर व मादा संततियों का निर्धारण किया जाता है और यह निर्धारण ही क्या कहलाता है? लिंग निर्धारण कहलाता है। यह तो हो गई लिंग निर्धारण की परिभाषा। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण को समझने के पहले आपको पहले मनुष्य के गुणसूत्रों की स्थिति को समझना होगा। और जैसा कि हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आते हैं कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर हम कुल संख्या की बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, चाहे फिर वो पुरुष है चाहे फिर वो स्त्री है। ठीक है, चलिए इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम इस स्लाइड पर आएंगे, आप बाद में यहां से नोट्स मेंटेन करेंगे। पहले हम समझ लेते हैं, थोड़ा एक स्लाइड आगे चलते हैं ताकि बातों को थोड़ा सरल किया जा सके। थ्योरी में समझना थोड़ा सा बोरदर हो जाता है, हम यहां से समझते हैं। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मनुष्य में लैंगिक जनन पाया जाता है। आप जानते हैं मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, इसमें पुरुष अलग होगा, स्त्री अलग होता है, बिल्कुल, है ना। तो लैंगिक जनन यहां पर पाया जाता है। अब लैंगिक जनन पाया जाता है, आपको पता है मनुष्य में कितना 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी कह दीजिए या 46 गुणसूत्र कह दीजिए, चाहे फिर वो पुरुष है चाहे फिर वो स्त्री है। लेकिन ये 46 जो गुणसूत्र है मनुष्य के अंदर, उनकी व्यवस्था कैसी है स्त्री और पुरुष के अंदर, जिसे हम जीन प्रारूप कहते आए हैं मेंडल के प्रयोगों में भी, है ना। तो देखिए, यहां 46 जोड़ी गुणसूत्रों की व्यवस्था कैसी है।
46 में से जो 44 गुणसूत्र हैं ये लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रखते हैं, तो इनका तो लिंग निर्धारण से कोई रिलेशन ही नहीं है ना, ये लिंग निर्धारण में कोई भूमिका नहीं रखते हैं। ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति या मनुष्य की लंबाई, उसका रंग, उसकी आंखों का रंग, उसके बालों का रंग, इन सारी चीजों का निर्धारण इन 44 गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। जबकि जो 45 और 46वां गुणसूत्र है, यानी कि 23वां जोड़ी गुणसूत्र, ये 23वां जोड़ी गुणसूत्र ही होता है जो लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे, बाद में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप ये बात और समझ लीजिए कि ये जो 44 अलिंग गुणसूत्र हैं जिनका लिंग निर्धारण से कोई लेना देना नहीं है, ये 44 अलिंग गुणसूत्र पुरुष और स्त्री में समान होते हैं, कोई अंतर नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि यहां टी है तो यहां भी टी होगा, यहां आर है तो यहां भी आर होगा, कोई अंतर नहीं होता है, एक जैसे होते हैं। लेकिन जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है, यानी एक्स वाई, 45 46, जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र है वो पुरुष और स्त्री में अलग अलग होते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, पुरुष में यह जोड़ा एक्स वाई के रूप में पाया जाता है, जबकि स्त्री में यह जोड़ा एक्स एक्स के रूप में पाया जाता है, और यही गुणसूत्र होते हैं जो लिंग का निर्धारण करते हैं। अब कैसे करते हैं उस बात को थोड़ा और विस्तार हम देते हैं। देखिए, पृथ्वी पर थोड़ा धैर्य रख करके मेरे वीडियो को, मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं क्योंकि मैं भी समय देखता रहता हूं, समय साथ का साथ चलता रहता है। अब बहुत सारे वीडियो ऐसे भी मिल जाएंगे आपको जहां पे 6 मिनट में लिंग निर्धारण समाप्त हो जाता है और हमारा अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो देखिए, अगर आप कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ना चाहते हैं तो समय देना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। तो जब आप वीडियो देखने के लिए आपने ऑन कर ही लिया है, तो अब जब तक लिंग निर्धारण समझ आ नहीं जाता तब तक इसको स्किप या बंद ना करें, ठीक है, और समझते रहें, समय के ऊपर भी ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि कोई नुकसान तो होगा नहीं, है ना। कोई चीज हम सीख कर ही यहां से निकलेंगे, जब वीडियो से बाहर निकलेंगे, इस बात का वादा करता हूं। चलिए, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा चीजों पर भी हम यहां ध्यान देते हैं कि जब लिंग निर्धारण होगा तो लिंग निर्धारण कैसे होगा। ये लैंगिक जनन करने वाले जीव, और आपको पता है लैंगिक जनन करने वाले जीव में नर के अंदर नर युग्मक और मादा के अंदर मादा युग्मक बनते हैं, और ये नर युग्मक या जो मादा युग्मक है उनका निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के कारण। ध्यान में, दिमाग में ध्यान नोट कर लेना, कौन से विभाजन के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट करके विभाजन की बात कर लूं तो कई बार परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि नर में शुक्राणुओं का निर्माण कौन से विभाजन से होता है, स्त्रियों में अंडाणुओं का निर्माण कौन से विभाजन से होता है, किसी भी जीवधारी के अंदर जो नर युग्मक है उनका या मादा युग्मकों का निर्माण के समय कौन सा विभाजन पाया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, बच्चे याद भी करके रखते हैं, जवाब दे देते हैं अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन कई बार इसको घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे वो पूछ लेगा युग्मक निर्माण, या फिर ये पूछ लेगा कि युग्मनज के विकास में कौन सा विभाजन होता है, भ्रूण के परिवर्धन में कौन सा विभाजन होता है, लैंगिक जनन के दौरान भ्रूण के परिवर्धन में कौन सा विभाजन होता है। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, जहां पर भी वृद्धि हो रही है वहां हर जगह समसूत्री विभाजन होगा। या फिर आप यह ध्यान रख लीजिए कि युग्मक निर्माण को छोड़ करके, नर युग्मक और मादा युग्मक के निर्माण को छोड़ करके बाकी आपसे कहीं भी कुछ भी पूछ लिया जाए, कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। केवल यहां युग्मक निर्माण में, नर युग्मक या मादा युग्मक के निर्माण में ही कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अच्छे से नोट डाल लेना, यह परीक्षा में आपके 1 नंबर का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको यह तो क्लियर हो गया कि यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है कि ये जो जोड़े के गुणसूत्र है ना, ये आधे आधे होकर के अलग अलग युग्मकों का निर्माण करेंगे। तो युग्मकों का निर्माण कैसे होगा इसको आप समझिए। अर्धसूत्री विभाजन के कारण चूंकि युग्मकों का निर्माण हो रहा है, तो 44 का आधा एक युग्मक में आ जाएगा 22, और एक्स वाई का आधा एक्स इधर आ जाएगा, और 22 प्लस जो बचा हुआ y है वो दूसरे युग्मक में आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहां क्या देख रहे हैं कि ये जो युग्मक है जिनको हम शुक्राणु कह सकते हैं, पुरुष में 2 प्रकार के शुक्राणु हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो
वो शुक्राणु है जिसमें, इनको पे तो ध्यान ही नहीं देना, ये अलिंग गुणसूत्र है। एक तो वो शुक्राणु है जिसमें एक्स गुणसूत्र है और एक वो शुक्राणु है जिसमें वाई गुणसूत्र है। आधे आधे हो गए। चलिए, इसी प्रकार स्त्री में भी जब अंडाणु बनते हैं तो गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलता है कि दोनों ही युग्मकों में, दोनों ही प्रकार के अंडाणु में एक समान गुणसूत्र देखने को मिलता है। इसमें भी एक से, इसमें भी एक से, यानी यहां दोनों अंडाणु एक जैसे होते हैं, जबकि यहां पर दो प्रकार के शुक्राणु होते हैं, एक में एक्स होता है, एक में वाई होता है। यह तो हो गई युग्मक निर्माण की बात, जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान होगा। पुरुष में यह घटना अलग हो रही है, स्त्री में यह घटना अलग हो रही है। अब जब इनमें आपस में जनन की प्रक्रिया होती है, इन दोनों का आपस में संगम होता है, पुरुष के द्वारा शुक्राणु स्त्री की योनि में स्खलित किए जाते हैं, तब क्या होता है, ये शुक्राणु स्त्री की जो फैलोपियन ट्यूब है वहां पहुंचकर इन अंडाणुओं को फर्टिलाइज करते हैं। अब कौन सा शुक्राणु कौन से अंडाणु को फर्टिलाइज करेगा, निषेचित करेगा, इस बात की कोई भी व्याख्या नहीं की जा सकती और कोई निश्चित बात भी नहीं होती है। आपको पता है, हम पढ़कर के आए हैं 200 से 300 मिलियन शुक्राणु पुरुष के द्वारा एक बार में स्खलित किए जाते हैं। अब 200 से 300 मिलियन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उसमें 50% एक्स टाइप के हैं, 50% वाई टाइप के हैं। अब इन दोनों में से कौन सा इन दोनों अंडाणुओं में से किसी एक अंडाणु के पास पहुंचेगा या इन अंडाणुओं के पास पहुंचेगा, किसी के भी पास पहुंचो ना, कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, दोनों सेम ही है, लेकिन इधर अंतर है, 50% एक्स टाइप के, 50% वाई टाइप के। अब दोनों में से कौन यहां पहुंचता है, यह बात निश्चित नहीं है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती, यह रैंडमली होता है, संयोग पर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक्स पहुंच गया तो जो संतान होगी उसका कॉम्बिनेशन एक्स एक्स टाइप का हो जाएगा, वाई पहुंच गया तो जो संतान होगी उसका कॉम्बिनेशन एक्स वाई टाइप का हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? इसको समझते हैं आगे। देखिए, निषेचन के दौरान अगर ये वाला शुक्राणु जिसमें एक्स टाइप का गुणसूत्र है, वो इस वाले अंडाणु जिसमें एक्स टाइप का गुणसूत्र है से फर्टिलाइज होता है, निषेचित होता है, तो जो संतान होगी उसका जीन प्रारूप क्या हो जाएगा, 44 प्लस एक्स एक्स, वापस 46 हो गया ना, जनक के अंदर भी 46 था, इधर भी 46 था। तो यह भी प्रकृति का एक अच्छा व्यवस्था है कि देखिए, अगर यहां अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता तो उस हिसाब से फिर यहां 44 एक्स एक्स, यहां एक्स वाई, और यहां भी 44 एक्स वाई होते, और यहां 44 एक्स एक्स होते, और ये जब जुड़ते तो 88 एक्स 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 वाई प्रकार का जो है गुणसूत्र संतान के अंदर होता। एक जीन भी स्टूडेंट्स अगर हेरा फेरी हो जाती है एक जीन की भी, तो संतानों में म्यूटेशंस उत्पन्न हो जाते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं। यहां पर पूरे गुणसूत्र ही अगर डबल हो जाते तो पता नहीं कौन सा महामानव पैदा हो जाता है ना, जो कि बहुत घातक स्थिति होती। तो व्यवस्था ऐसी है कि जितने गुणसूत्र जनक में हैं उतने ही गुणसूत्र संततियों में हैं, इसलिए संततियां जनकों से क्या रखती है, समानता रखती है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई। 44 एक्स टाइप का गुणसूत्र इस संतान में होगा। सपोज दैट वही बात मेंडलिज्म के बेस पर समझ रहे हैं कि ये वाला शुक्राणु अगर इस अंडाणु से निषेचित नहीं होता है और इस अंडाणु से निषेचित हो जाता है तो भी कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है, तब भी संतान का जो जीन प्रारूप होगा वो 44 एक्स एक्स टाइप का होगा। अब इस शुक्राणु को छोड़ दीजिए, मान लीजिए ये वाला शुक्राणु पार्टिसिपेट करता है और ये वाला शुक्राणु पार्टिसिपेट करता है वाई टाइप का, और ये जो है इस एक्स टाइप के अंडाणु से निषेचित हो जाता है, तो इस कंडीशन में आप देख रहे हैं कि जो संतान होगी वो कैसी हो जाएगी, 44 प्लस एक्स वाई टाइप की संतान हो जाएगी। और मान लीजिए कि ये वाला शुक्राणु इससे भी फर्टिलाइज नहीं होता है, इससे फर्टिलाइज हो जाता है, तब क्या होगा। चलो गलतियां तो हो ही जाती है ना, एक मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, इसको सुधार लेते हैं अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, है ना। अंडाणु को फर्टिलाइज करने लग गया ना तो फिर बिना विवाह संपन्न के ही संतानें उत्पन्न हो जाएगी। इधर देखिए, आ रही है क्या बात समझ में, है ना। इसको थोड़ा सा आप कॉपरेट कर लेना। अगर ये वाला शुक्राणु
इस वाले अंडाणु से फर्टिलाइज नहीं होता है और सॉरी है ना, और इस वाले अंडाणु से फर्टिलाइज होता है, तब भी कंडीशन क्या रहने वाली है, यही रहने वाली है, क्या 44XY, है ना। तो इस कंडीशन, अब देखिए कहां पुत्री होगी कहां पुत्र होगा, वो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि भाई नर के अंदर XY टाइप है, तो XY तो इन संतानों में बन रहा है, तो ये तो पुत्र होंगे, और माता के अंदर XX टाइप है, तो XX तो यहां बन रहा है, ये पुत्रियां होगी, यानी ये पुत्री होगी, ये भी पुत्री होगी, ये पुत्र होगा और ये पुत्र होगा, ठीक है, ये पुत्र होगा। तो इस प्रकार से मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है। 50% चांसेस पुत्रियों के होते हैं और 50% ही चांसेस पुत्र के जन्म लेने के होते हैं। इनको प्रायिकता कहते हैं। बहुत सारी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि मनुष्य में पुत्र या पुत्री के जन्म लेने की प्रायिकता क्या होती है, तो जवाब होगा 50% चांसेस होते हैं। अब बहुत सारी बार क्या होता है कि इसमें बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यार 50% जो है प्रायिकता है बच्चों के जन्म, पुत्र के जन्म लेने की या पुत्री के जन्म लेने की, लेकिन कोई फलाना व्यक्ति है उसके 4 संतानें हैं और 4 ही पुत्रियां हैं, तो फिर इस हिसाब से 2 पुत्र होने चाहिए थे, 2 पुत्रियां होनी चाहिए थी। नहीं, वहां मत जाइए, 4 संतानों पर नहीं जाना है दोस्तों, एक ही संतान की बात करनी है। जब एक संतान जन्म लेती है तो कितना परसेंट चांस पुत्र के जन्म लेने का है और कितना परसेंट चांस पुत्री के जन्म लेने का, अगर कोई पूछ ले तो जवाब होगा 50-50, यानी कि कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। जब आप एक सिक्के को ऊपर उछालते हैं तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 80% चिट आएगा और 20% चांसेस पुट आने के हैं? नहीं कहा जा सकता ना, सिक्का कहीं भी गिर सकता है, यानी चिट या पुट आने की प्रायिकता क्या है, 50%, कहीं भी गिर सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब एक बार कोई संतान जन्म ले रही है, वो पुत्र होगा या पुत्री होगी, उसके चांसेस 50-50% दोनों के होते हैं। आशा करता हूं ये लिंग निर्धारण वाला चैप्टर पूरी तरह से दिमाग में क्लियर आपके हो गया होगा। अब बातें कर लेते हैं वापस थ्योरी की, चलिए पीछे चलते हैं वापस, इन पर वापस आएंगे, बाद में आपको ये ड्रॉ करना रहेगा। हम लिंग निर्धारण की बात कर रहे थे, यहां से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब जो एज ए इंटरेस्ट लिंग निर्धारण समझना चाहता था क्लास 12 से, जिसका कोई वास्ता नहीं है, वो चाहे तो वीडियो छोड़ सकता है, क्योंकि अब हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, वही बातें हम यहां लिखेंगे, लेकिन जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनको यहां से अब नोट्स बनाने हैं। क्या? वही बातें जो हम सीख करके आए हैं। देखिए, मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी कह दीजिए या 46 कह दीजिए, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। ये स्त्री व पुरुष में एक समान होते हैं, इन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करता है, पढ़कर के आए हैं, इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं ना, जो XY और XX टाइप का है, इस पर भी बात कर ही लेते हैं। लिंग गुणसूत्र स्त्री व पुरुष में अलग अलग होते हैं। स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं, अतः स्त्री समयुग्मजी होती है। समयुग्मजी यानी दोनों कारक एक जैसे होते हैं, XX, तथा इसके द्वारा बनने वाले सभी अंडाणु यानी कि मादा युग्मकों में कौन सा गुणसूत्र होता है? X गुणसूत्र होता है। समझ कर आए हैं। इसी प्रकार पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY प्रकार के होते हैं, अतः पुरुष क्या होगा? विषम युग्मजी होते हैं, तथा इनके द्वारा 2 प्रकार के शुक्राणु यानी कि नर युग्मकों, युग्मक थोड़ा मिस टाइप हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। 2 प्रकार के शुक्राणु या नर युग्मकों का निर्माण होता है, जो क्रम से X गुणसूत्र युक्त व जो क्रम से X गुणसूत्र युक्त शुक्राणु व Y गुणसूत्र युक्त शुक्राणु होते हैं। तो ये बातें हमने समझ ली, 2 प्रकार के शुक्राणु बन गए X, Y, जबकि अंडाणु दोनों XX टाइप के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निषेचन होगा, है ना, जो लास्ट में हमने पढ़ा था। तो निषेचन के समय क्या होगा? 2 कंडीशंस है। यदि X टाइप का जो गुणसूत्र है ना, X टाइप का जो गुणसूत्र X टाइप का जो शुक्राणु है वो X टाइप के अंडाणु से निषेचित होता है, तो संतति का जीन प्रारूप क्या हो जाएगा? 44 जो अलिंग गुणसूत्र है प्लस XX हो जाता है, तथा पुत्री का जन्म होता है। इसी प्रकार यदि Y गुणसूत्र, Y टाइप का जो शुक्राणु है, Y गुणसूत्र टाइप का जो शुक्राणु है वो X गुणसूत्र युक्त अंडाणु से निषेचित होता है, तो संतति का जीन प्रारूप 44XY हो जाता है तथा पुत्र का जन्म होता है। अंडाणु दोनों में एक जैसा है, XX,
बस शुक्राणु का फर्क पड़ रहा है ना। माता यहां कोई अंतर नहीं कर रही है पुत्र या पुत्री में, दोनों को एक्स गुणसूत्री मिल रहा है, अंतर पिता से हो रहा है। यानी पिता से अगर एक्स मिलता है तो पुत्री जन्म लेगी, और पिता से यदि वाई मिलता है तो पुत्र जन्म लेगा। तो सारा जो है ना डिपेंड करता है पिता से मिलने वाले गुणसूत्र पर। माता पिता या सॉरी पुत्र या पुत्री में कोई विभेद नहीं कर रही है। माता को पुत्र से भी एक्स ही मिलेगा, सॉरी माता से पुत्र को भी एक्स ही मिलेगा और पुत्री को भी एक्स ही मिलेगा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल ये पुत्र और पुत्री का जन्म कैसे होता है, ये बातें क्लियर है। थोड़ा सा आप इस बात पर ध्यान रख लेना, सोशल मुद्दा है हमारा, कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुत्र या पुत्री का जन्म गुणसूत्रों के विशुद्ध संयोग पर निर्भर करता है। इसके लिए स्त्री या पुरुष किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होते हैं। सोशल मुद्दा इसलिए मैंने इसको कहा है कि कई बार जो है कोई जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं, जिनको पुत्र विशेष या पुत्री विशेष की आवश्यकता होती है, वो कोई स्त्री पर दोष मंडित कर रहा है या पुरुष पर दोष मंडित कर रहा है, तो ये दोष मंडित करने वाली कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि जन्म लेने वाली संतान पुत्र होगा या पुत्री होगा, ये किसी स्त्री या पुरुष के शारीरिक ढांचे पर डिपेंड नहीं करता है, शारीरिक संरचना पर निर्भर नहीं करता है। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, ये निर्भर करता है गुणसूत्रों के विशुद्ध संयोग पर, जिसका किसी को भी पता नहीं होता है कि कौन सा गुणसूत्र कौन से अंडाणु से संयोग करेगा। तो यहां तक की बातें हमारी क्लियर है, ये आप नोट्स बना करके लिख लोगे। इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको केवल आपको अब छापना है। इसको हम समझ चुके हैं, यहां पर अब ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं है। आपको एज इट इज इसको छाप लेना है। जो थोड़ी बहुत गलतियां हुई है वो कोई बहुत मेजर गलतियां नहीं है, आप बड़ी आसानी से भी उस बात को समझ सकते हैं कि अंडाणु तो अंडाणु को फर्टिलाइज करना नहीं है ना, ये लाइन इधर जोड़नी थी इधर जुड़ गई है ना, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सॉरी, बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है, कोई बात नहीं, कुछ सीक्रेट्स ओपन हो रहे हैं, है ना। अब 21 मिनट की वीडियो को दोबारा तो बनाएंगे नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नोट ध्यान रखिए, ये टॉपिक आपका खत्म होता है। जाना मत, अभी 1 नंबर का प्रश्न बच रहा है। क्या पूछ लिया जाता है, मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तब आपका 1 नंबर का जवाब होता है कि मनुष्य में लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। कौन से प्रकार का? लाइजियस, यहां ध्यान दीजिए, लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब ये लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण क्या है, तो ध्यान दीजिए, जब स्त्री और पुरुष में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं, है ना। जब स्त्री, जैसे मान लीजिए दोनों जीवधारियों में एक समयुग्मजी एक विषमयुग्मजी टाइप का जीवधारी है, तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण कहलाता है। जैसे मनुष्य में क्या होता है, पुरुष XY टाइप का होता है और स्त्री XX टाइप की होती है। तो इस प्रकार का जो अलग अलग ये जो गुणसूत्र हैं, इसी टाइप को क्या कहा जाता है, लाइजियस कहा जाता है। तो अगर कभी पूछ ले कि मनुष्य में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो जवाब होगा लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। मनुष्य के अतिरिक्त इस प्रकार का लिंग निर्धारण और किन किन जीवों में पाया जाता है, तो ड्रोसोफिला और अन्य स्तनधारियों में भी इसी प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। एक तो बात हो गई ये। दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है वो है पक्षियों में। पक्षियों में भी लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो फिर इसको अलग क्यों लिखा सर, वहीं ऐड कर देते। भाई अलग लिखने का कारण यह है कि पक्षियों में लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया तो जाता है, परंतु यह मनुष्य ड्रोसोफिला से थोड़ा अलग होता है। वो कैसे? ड्रोसोफिला यानी मक्खी, है ना, इनसे अलग होता है। वो कैसे? क्योंकि मनुष्य ड्रोसोफिला में तो क्या है, नर विषम युग्मजी है, यानी नर में टाइप है XY और मादा समयुग्मजी है, मादा में टाइप है XX। लेकिन पक्षियों में इसका उल्टा है, पक्षियों में नर समयुग्मजी है XX और मादा जो होती है पक्षियों में वो विषम युग्मजी होती है, यानी कि XY। बात समझ में आ रही है क्या? पक्षियों में भी लाइजियस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, परंतु पक्षियों में मादा जो है वो विषम युग्मजी होती है, वह नर समयुग्मजी होता है। अगर आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो फिर बात समझ में आ रही होगी, तो ही देख रहे हैं, है ना। नहीं भी आ रही है तो भी झूठ माठ हाँ भर लिया करो, वीडियो के अंत तक सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। अब तीसरा और इंपॉर्टेंट फैक्ट, टिड्डों के बारे में भी पूछ लिया जाता है कभी कि टिड्डों व कीटों में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो ध्यान देना, एक और यहां शब्द पर ध्यान देना, प्रोटेनर। कौन सा? प्रोटेनर। टिड्डों
वह अन्य प्रकार के कीटों में प्रोटेनर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अब ये प्रोटेनर टाइप का लिंग निर्धारण क्या है? प्रोटेनर टाइप के लिंग निर्धारण में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि मादा तो मनुष्य की तरह समयुग्मजी ही होती है, यानी XX, ठीक है, मादा समयुग्मजी ही होती है, लेकिन जो नर होता है ना, उसमें एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। आ रही है बात समझ में? यानी वहां जो 23वां जोड़ी या इसमें जितने भी पाए जाते हैं, वो लास्ट वाला जो गुणसूत्र है ना, जहां एक जोड़ी गुणसूत्र होगा, वहां एक जोड़ी होता ही नहीं है, वहां एक ही होता है ना, दो की जगह एक ही होता है, यानी एक गुणसूत्र की क्या होती है? कमी होती है। तो जब नर में एक जोड़ी नहीं, एक गुणसूत्र की कमी होती है, तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण ही क्या कहलाता है? प्रोटेनर लिंग निर्धारण कहलाता है। यानी जहां पर जैसे मान लीजिए अगर हम पढ़ रहे हैं तो XY पढ़ते हैं हम पुरुष में, लेकिन हम प्रोटेनर टाइप का पुरुष पढ़ रहे हैं, तो आपको XY लिखने की जरूरत नहीं, आप X0 कर दीजिए, यानी दूसरा है ही नहीं। तो अगर किसी भी सजीव के अंदर, किसी भी संतान के अंदर एक लिंग गुणसूत्र की कमी आती है, एक लिंग गुणसूत्र की कमी आती है, तो फिर वो नर होगा। क्या होगा? वो नर होगा। तो टिड्डों व अन्य प्रकार के कीटों में प्रोटेनर प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। इस प्रकार के लिंग निर्धारण में मादा समयुग्मजी, परंतु नर में एक लिंग गुणसूत्र की कमी होती है। तो ये कुछ टाइप से लिंग निर्धारण के, इन पर भी परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। आज का हमारा टॉपिक लिंग निर्धारण का ही रहेगा। कल हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, तो उसको जरूर देखें। इसके बाद आपका चैप्टर 35 कंप्लीट होता है, और मैं आपसे वादा करता हूं परीक्षा में, RBSC बोर्ड एग्जाम में विशेष तौर पर इन 10 वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। अगर आपने 10 वीडियो देख लिया तो ये पार्ट आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। चलिए मिलते हैं कल अध्याय 35 के अंतिम वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ।